जिसको हम एक समय था कि कछुआ समझते थे, आज वो खरगोश बन गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। था बहुत धीमा काम करता था, हम सोचते कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा, बहुत धीमा सोचता है कोई। तो योगी जी, घर में एक होता है नालायक लड़का और एक होता है लायक लड़का। तो वो जो लायक लड़का होता है वो सक्सेस से पहले नालायक लड़का होता है। फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरी फैमिली शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत था तनाव कि क्या कर रहा, मतलब दिनमर से सुन के यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। कहते भी हैं कि बाबू तुम 3 बजे तक तुम क्यों जागते हो, क्या करते हो। तो हम तो नहीं जानते थे कि ये पढ़ता है। लेकिन जब वर्कशॉप किया तो फिर ये आइडिया लगा कि आप घर में रह के भी अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जिसको एक समय था कि हम सोचते थे कि बहुत धीमा चलता है, बहुत धीमा काम करता है, आज इतनी रफ्तार पकड़ी है उसने। जो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभिनय के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वो अगर गोरखपुर के लड़कों को, पूर्वांचल के लड़कों को मिल जाए तो पूर्वांचल के तमाम लड़के उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थोड़े बहुत पैसे में अगर हमें रिहर्सल का प्लेस मिल जाएगा या ऐसी चीज़ें कि हम लोग जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फीस ना हो, नो डाउट जितना रख रखाव का खर्चा है सरकार गवर्नमेंट ले, लेकिन ऐसा ले कि एक मध्यम पता ना चले नमक की तरह। तो भैया एक बार फिर से मुझे गोरखपुरिया होने का गर्व हो रहा है और इस बार मेरे गर्व का कारण है दिव्य शुक्ला, जिन्होंने FTII में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल किया है। यह पहली उपलब्धि, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए कि FTII में हर साल सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों का पूरे देश से सिलेक्शन होता है, जिसमें से 4th रैंक दिव्य शुक्ला ने, जो कि गोरखपुरिया माटी के लाल हैं, पूर्वांचल की माटी के लाल हैं, इन्होंने हासिल किया है। इनसे बातचीत करेंगे, बगल में उनकी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिव्य शुक्ला का मैं पहली बार इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी इनका एक इंटरव्यू इनसाइड भारत टीवी पे हो चुका है और वो उपलब्धि थी BNA की। BNA में मुझे लगता है कि 2-4 लड़कों ने क्वालिफाई किया था अपने गोरखपुर से, 2-3 लड़कों ने, जिसमें से एक नाम दिव्य शुक्ला का था। और दिव्य शुक्ला BNA के बाद रुके नहीं, लगातार उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं। तो इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, संघर्षों के बारे में जानेंगे, यह जानेंगे कि किस तरह से मतलब कि खाना पीना हो पाता है एक संघर्षशील गोरखपुरिया लड़के का, बाहर मुंबई जब वो जाता है, लखनऊ जब वो जाता है, या फिर अपने शहर को छोड़कर जब जाता है, तमाम बातें होंगी। कैसा लग रहा है अभी, पहले तो ये बताइए। अभी तो बेहतर लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, सभी दर्शक गणों को। मेरा नाम दिव्य कुमार शुक्ला है और मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। और मैं अगर अपने अभिनय यात्रा की बात करूं तो मैं 2017 में रंगाश्रम संस्था से जुड़ा। रंगाश्रम जो सिविल लाइन में स्थित है, वहाँ पे रंग आंदोलन होता था, जिसमें हर शनिवार को हम लोग कंपलसरी एक नाटक करते थे। और वो इसलिए था कि हमारे शहर में एक भी प्रेक्षागृह नहीं था, तो बड़ा संघर्ष था प्रेक्षागृह के लिए। हाँ, तो उसके लिए उन लोगों ने लगभग 24 साल संघर्ष किया, हमारे सीनियर लोगों ने और जो गोरखपुर के पुराने रंगकर्मी रहे हैं उन लोगों ने। और उसमें मैं भी थोड़ा बहुत जो भी अपना सहयोग दे पाया वो दिया। फिर रंग आंदोलन बंद हुआ क्योंकि हमारे शहर में प्रेक्षागृह मिल गया, श्री गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के रूप में योगी जी ने, माननीय योगी जी ने वो हम लोग को उपलब्ध कराया। उसके बाद रंग आंदोलन बंद हुआ, फिर मैंने फ्रीलांस काम करना शुरू किया, जिसमें गोरखपुर की अन्य संस्थाएं हैं, जैसे दर्पण हो गया, सांस्कृतिक संगम हो गया। तो उन लोग के साथ करने के बाद फिर मेरा परिचय हुआ। परिचय मेरा पहले से था, एक संस्था का नाम है द थेस्पियन एक्टिंग इंजीनियरिंग, उससे मैं जुड़ा और उसके मैंने 4 वर्कशॉप किए गोरखपुर में। और मेरा जो कहते हैं ना एकदम बदलाव होना, उन 4 वर्कशॉप के करने के बाद जो मेरा अभिनय को लेके जो मानस पटल था वो पूरा ओपन हो गया, जैसे कहते हैं ना एक फैकल्टी खुल जाना। तो वो उन 4 वर्कशॉप के बाद मेरा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया अभिनय को लेके, जितनी चीज़ें हैं, माने कि चीज़ें जो है आप कर रहे थे। हाँ। ठीक है, और जैसे कि एक जो परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से आप करते जा रहे थे। हाँ। लेकिन कुछ टेक्निकल, चूंकि इसमें आप इंजीनियरिंग का भी नाम ऐड कर रहे हैं। हाँ। यानी कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें आपको मिल गई जो आपको लगा कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं है, अगर ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अभी आपने एकदम सही बात पकड़ी है कि कुछ परंपरागत चीज़ें, तथाकथित चीज़ें चली आ रही थी। और जैसा कि हर छोटे शहर में होता है कि आपको होता है कि एक नाटक उठाते हैं,
30 दिन रिहर्सल कराई, काम कराया, तो बारीकियां नहीं सिखा पाते क्योंकि उनका मेन एम होता है उनका काम कराना। एक प्रोजेक्ट हुआ, काम कराया, ख़त्म किया, फिर बच्चे अपने घर चले गए। तो इसी प्रकार से मैं भी करता था, जो फ्रीलांस काम होता था वैसे ही होता था। लेकिन जब वर्कशॉप किया तो फिर ये आइडिया लगा कि आप घर में रह के भी अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, और जो अभिनय की तकनीकी हैं, जैसे तकनीकी चीज़ें हैं, अभिनय की टेक्निकल एस्पेक्ट जो हैं, उसको आप कैसे प्राप्त करके या उसके थ्रू कैसे अभिनय कर सकते हैं। और मैं थेस्पियन के बारे में बताना चाहूँगा कि थेस्पियन के पहले की लाइफ और थेस्पियन के बाद की लाइफ मेरी एकदम चेंज मतलब कि थेस्पियन ज्वाइन करने के बाद बीएनए हुआ और अब एफटीआईआई हुआ। थेस्पियन के बारे में थोड़ा और बता दूं कि थेस्पियन से जुड़ने के बाद ही मुझे जो बाहर के जो एक्टिंग कोच रहे हैं या जो एक्टिंग स्कूल जैसे हैं, जैसे सैनफोर्ड माइनर हो गए, उथायगन हो गई, और ये हो गए बायोमैकेनिकल को लेके चीज़ें हो गई, कुछ और बहुत बारीक चीज़ें हैं वो अभिनय के विषय में ही हैं, उससे मेरा परिचय हुआ। जैसे ग्रोटोवस्की हो गए, जर्जी ग्रोटोवस्की हो गए, और माइकल चेकोव, एंटोन चेकोव, जो रशियन ड्रामा है। लेकिन उसके पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक नाम सुनते थे जो बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, स्टेनिस्लॉवस्की की। उन्हीं के सिस्टम पे काम होता था, ये सारी चीज़ें। फिर वर्कशॉप किया और प्रॉपर तैयारी की, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया बीएनए में, भारतेंदु नाटक अकादमी, जो कि लखनऊ में स्थित है। वहाँ पे 2 साल की पढ़ाई के बाद जब फाइनल मतलब 2-4 महीने बचे थे, तो फिर जैसे हर एक स्टूडेंट का होता है कि आगे क्या, अब आगे का क्या है, तो एक होता है ना कि चिंता व्याप्त रहती है। तो फिर उसमें हम लोगों ने कुछ बैचमेट थे, 6-7 लोगों ने फॉर्म भर दिया एफटीआई का, सबके साथ भर दिया। अब जब फॉर्म भर दिया तो फिर कंपलसरी था तैयारी करना, तो फिर उस हिसाब से तैयारी भी की। और फिर एफटीआई के बारे में थोड़ा बताऊं कि इसके एग्ज़ाम 3 चरण में होते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ पे एक साथ आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, एक एमसीक्यू और एमएसक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो 50 नंबर का होता है। उसमें जब आप पास होंगे, उसका एक कट ऑफ मेरिट आता है, उसके हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से या सारी चीज़ों के हिसाब से। फिर अगर आप उसको पास करेंगे तब आपके सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव, हाँ जैसा, हाँ आप कह सकते हैं, अगर आप यूपीएससी से कनेक्ट करें तो फिर कुछ और मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह से एफटीआईआई का भी एग्जाम होता है। ये भी मतलब कि इंडिया के जो ऑलमोस्ट टफेस्ट एग्जाम है उनमें से एक है। हाँ आप कह सकते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों लाखों बच्चे एग्जाम देते होंगे, उनमें से सिर्फ 11 लोगों का सिलेक्शन होना है, और उनमें से अगर एक कोई अपना भाई निकल जाए जो कि गोरखपुर का हो, तो आप सोच लीजिए कि इस समय यहाँ पे क्या बीत रहा होगा। ये आपकी सज्जनता है। फिर मैं और बताऊँ, उसके बाद ऑडिशन है। फिर ऑडिशन के बाद आपको फाइनल बुलाया जाता है पुणे, जहाँ पे 3 दिन का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन वर्कशॉप, इंटरव्यू टाइप का कुछ। हाँ, और फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। जैसे आप यूपीएससी से क्लियर कर रहे थे, उसमें मेंस के बाद आपका जो इंटरव्यू होता है, फिर वो इंटरव्यू फाइनल आपका, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। उसमें भी कुछ जो हमारी संवैधानिक चीज़ें हैं उसमें लागू होती हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया, 14 को रिजल्ट आया, तो फिर पता चला, तो फिर तुरंत नहीं बताया घर पे थोड़े दिन बाद। मम्मी को कब बताएं? 20 को बताया, 20 तारीख को। क्या रिएक्शन था इनका? माता जी जब ये रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी हुई सुनकर भाई कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, इतनी परिश्रम किया है। जिसको एक समय था कि हम सोचते थे कि बहुत धीमा चलता है, बहुत धीमा काम करता है, आज इतनी रफ्तार पकड़ी है उसने, तो जायज़ खुशी है। घर में कैसे रहते हैं? नॉर्मली रहते हैं, कहना ही मानते हैं, डांटते भी हैं। हिंदुस्तान की माएँ बहुत भावुक होती हैं। मतलब कि एक ऐसे, मतलब मैंने ये देखा है, और मैं मतलब इस चीज़, ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन एक होता है ना अपने बच्चों को, मतलब कि माँ बाप का आखिरी सपना यही होता है कि बच्चा बस सही रहे, कुछ अच्छा कर ले जाए। घर में कैसे ये रहते? आप पहले तो आंसू हटाइए, अब ये इसके दिन गए। खुशी के है, जिसको हम एक समय था कि कछुआ समझते थे, आज वो खरगोश बन गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब छुपा रिश्तम निकल गए कि ऐसा लगता था कि क्या करेगा, क्या होगा, और अचानक करता था, बहुत धीमा काम करता था। हम सोचते कैसे ही आगे बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा, बहुत धीमा सोचता है। कोई चीज़ कहो कि ये लाना है तो कहता था मम्मी 2 बार लिख के दो तभी लाऊंगा, और आज वो इतना आगे बढ़ा है, तो हमें तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये क्या कहानी है? 2 बार लिख के दो तो लाऊंगा, ये क्यों, ऐसा क्यों? बहुत जैसे भूल जाता था तो हाथ पे लिख के देते थे, बाबू ये चीज़ लाना है दुकान से,
तो देख के आता था, नहीं ला पाता था फिर दोबारा पूछे जाता था। मैं कहता जब तक तुम 2 चक्कर लगाओगे तुम क्यों नहीं एक ही चक्कर में लाते हो, क्यों कछुआ की चाल चलते हो। लेकिन आज वो खरगोश के जगह पहुंचा है तो हमें बहुत खुशी है। मुझे अपने आप पर भी गर्व है, अपने बच्चे पर भी बहुत गर्व है। जैसे अपने प्रोफेशन को लेके मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा उसमें दिमाग में रखते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ, आप इस तरह से इसको आप जोड़ सकते हैं कि ये जो मम्मी बोले वो बहुत बचपने की बात बल्कि है। हम कहते भी हैं कि बाबू तुम 3 बजे तक तुम क्यों जागते हो, क्या करते हो। तो हम तो नहीं जानते थे कि ये पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता था। हम कहते 3 बजे तक तुम मोबाइल देखते हो, तो जब कहा मम्मी मैं पढ़ता हूँ, दिखाया कि ये किताब है, ये इसका खींच लेते हैं, इसको रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आया कि हाँ ये गेम नहीं खेलता है या कुछ और नहीं देखता है, ये पढ़ाई का ही काम कर रहा है। जैसे मैं छोटा सा एक इंसिडेंट इसी में स्टोरी में इंक्लूड करना चाहता हूँ दिव्य जी। जब मैं वीडियोस पहले एडिट करता था ना, तो वीडियो को जब आप फ़ोन में एडिट करेंगे तो ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो हमारे पापा जब रात में उठ के आते थे तो उनको लगता था कि पबजी खेल रहा है, और उसके बाद से फिर जो डांट पड़ती थी, अब मैं कुछ बताता भी नहीं था, मैं ऐसे तो वो सीन होगा आपके साथ। मैं भी बताता नहीं था, तो मतलब सभी घर वालों को लगता था कि ये क्या 3-3 बजे तक जगता है। और फिर लेकिन जब 3 बजे तक जगेंगे तो थोड़ा सा सुबह मतलब हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठेगा इंसान 8 बजे या 7 बजे, तो फिर डांट तो पड़ती थी, लेकिन मैं बताता नहीं था कि मैं क्या करूँ। फाइनली एक दिन ऐसा कुछ हुआ कंडीशन, तो मैंने बताया कि मम्मी मैं फालतू काम नहीं करता हूँ, और ये रही मेरी जो ऑनलाइन मैं किताबें पढ़ता हूँ, और अभी भी मेरी अलमारी में मुझे लगता है मेरी आधी अलमारी किताबों से मम्मी भी जानती हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ और बहुत सी कहानियों की किताब रखी है आपका। जब मैंने BNA सिलेक्शन था तो आपने एक बहुत बढ़िया सोहर गीत टाइप का कुछ सुनाया था, ऐसे ही पारंपरिक गीत। आज भी कुछ सुनाइए ना। हाँ, आज मैं गीत नहीं, आज मैं एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक काव्य रचना है, इसको रश्मिरथी के नाम से जाना जाता है, उसका मैं 3रे सर्ग का 2य अध्याय में पढ़ना चाहूँगा। और इसमें मौजू ये है कि कृष्ण जी गए हैं हस्तिनापुर, वहाँ पे दुर्योधन को बोले हैं कि 5 ग्राम दे दो, हम लोग हंसी खुशी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता, उल्टा उनको बांधने चलता है। तो फिर अपना विकराल रूप धारण करके दिखाते हैं, तो फिर दुर्योधन को ज्ञात होता है कि ये नहीं, ये तो नारायण रूप है। तो फिर वहाँ से कृष्ण जी शांत होकर निकलते हैं, तब तक उनको कर्ण मिल जाते हैं। अब कर्ण से कहते हैं कि आओ रथ पे सवार हो, तो दोनों लोग चलते हैं। मतलब कि ये तबका है जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हाँ दुर्योधन बाद मुझे, उसके बाद का ये वार्तालाप है। हाँ, ये उसके बाद का ही एकदम जस्ट उसके बाद कन्वर्सेशन है। तो वो फिर कर्ण से कहते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने भाइयों के विरुद्ध खड़े हो, तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, तुम ज्येष्ठ उनके पुत्र हो, तुम आ जाओ हमारे पक्ष में, रण अपने आप रुक जाएगा और सब कुछ कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो फिर कर्ण जो है इतना कुछ सुनने के बाद जो उसका मार्मिक स्थिति है वो फिर बयां करता है। अब देखिए कैसे बयां करता है कि सीधे कहता है कि केशव, दिनमण से सुन के यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है, आती फिर उसको फेंक गई। केशव, नागिन होगी वो नारी नहीं, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, क्या हुआ किया बकुलाती, किस कारण मुझे बुलाती। अब वो गर्वान्वित महसूस करता है कि मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, है ऋणी काण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं दुर्योधन संग न छोड़ूंगा, मैं दुर्योधन संग न छोड़ूंगा। बस फिर ये होता है और फिर सीधे नकार देते हैं। और फिर उनके बाद अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि यह कविता
जब ये कविता पाठ कर रहे थे कि हम लोग भी पढ़ते हैं कभी कभी, तो ये अंतर होता है कि जब कोई एक्टिंग की फील्ड से होता है तो वो कुछ भी बोलता है तो वो अपने कैरेक्टर में उतर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कर्ण बोल रहा है, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कर्ण बोल रहा है। तो बीएनए की जो पढ़ाई है और जो एफटीआईआई की पढ़ाई है, दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली जो बीएनए की पढ़ाई है वो इंटीग्रल कोर्स है, जिसमें आपको थिएटर के सारे एस्पेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे ऑन स्टेज तो एक्टिंग सिखाई जाती है, साथ में जो बैक स्टेज के काम, जैसे प्रॉपर्टी मेकिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और सेट मेकिंग और मास्क मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो अदर चीज़ें हैं वो भी सिखाई जाती है। और थिएटर अपने आप में एक इसलिए अलग हो जाता है कि थिएटर का कॉन्सेप्ट ये है कि सामने ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस रहती है। तो लाइव ऑडियंस मतलब लाइव रिएक्शन, तो एक्टिंग इज़ एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो रिएक्शन के हिसाब से फिर अभिनय भी कभी कभी बदलता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे सामने 100 200 या 1000 ऑडियंस है और उसके सामने हम अभिनय कर रहे हैं और हमें रिएक्शन मिल रहा है, हम उस हिसाब से अभिनय कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे बोला जाता है अभिनय में, स्टेज एक्टिंग में, कि आपको 500वें जो दर्शक है, 500वां दर्शक है जो एकदम लास्ट रो में बैठा हुआ है, उस तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। और ये बेसिक उसकी नीड है थिएटर की। लेकिन अगर आप वहीं सिनेमा में आएंगे तो सिनेमा के सामने आपके कैमरा रहेगा। जैसे अभी शूट हुआ कैमरा, मतलब कैमरे के सामने आपने किया, इसका रिएक्शन हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता हो 10 दिन बाद आए, हो सकता है 5 दिन बाद आए। वो फिर दर्शक अपने घर में बैठ के देखेगा या सिनेमा हॉल में देखेगा, तो उसका रिएक्शन आप तक तुरंत नहीं आता। इसलिए आपको टेक्निकल चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है। उसमें मतलब इंस्टेंट रिएक्शन और वो एक हो जाता है कि वेटिंग रिएक्शन। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि और स्क्रीन एक्टिंग में यही है कि हमारे सामने कैमरा है, हमें सिचुएशन दी गई है और सिचुएशन, अब जैसे उसमें होता है कभी कभी कोई एक्टर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मेरा संवाद आपके साथ है, लेकिन सिनेमा थिएटर में होगा कि आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी मैं आपसे संवाद करूंगा, आप तुरंत रिएक्शन देंगे और फिर मेरा उस हिसाब से रिएक्शन होगा। लेकिन सिनेमा में ये कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्टर नहीं है, सिर्फ एक कैमरा लग गया है और आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक एक्टर है और उसके रिएक्शन को भी आपको लेना है एट द टाइम। तो वो थोड़ा सा टेक्निकलिटी में बढ़ जाता है। हाँ, कि आपको वॉइस का ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे थिएटर में आपको 5वीं 100 तक पहुंचाना है, वो फिर आपकी वो ऑडियो जो होते हैं, साउंड रिकॉर्डर, वो अपना कर देंगे काम। आप नॉर्मल टोन में भी बोलेंगे, वो 500वें क्या 5000 में 5 लाख में तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसमें सिनेमा में टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे कैमरा, साउंड, म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें, और थिएटर अच्छा, में इन कोर्सेज को जब फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े धुरंधर उनके लड़के जब सीखने जाते हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है नेपोटिज्म, खैर उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं विदेशों में सीखने, तो इस तरह की एक्टिंग सीखने में उन लोगों का कितना खर्च हो जाता होगा? अभी मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इंडिया का है, बाहर में तो करोड़ों लग जाते हैं। इंडिया में यह है कि 3 महीने के कोर्सेज़ के 3-3 लाख हैं, या 3 महीने प्राइवेट में जाते हैं? प्राइवेट, हाँ, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो फिर इतने तो लग ही जाते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो आराम से लग जाने हैं आपके 6 महीने के। या और फिर उनका पैकेज के हिसाब से होता है कि 6 महीने का कोर्स लिए और 5 लाख दीजिए, 6 महीने करिए, फिर आप जाइए। क्योंकि और किसी भी, मतलब बेसिकली इस फील्ड में गारंटी तो है नहीं। मतलब मैं ये जैसे मोटा पूछना चाह रहा था कि जो काम फिल्म इंडस्ट्री के लड़के करोड़ों रुपए में करते हैं, तो हमारे गोरखपुर के लड़के जो है वो 2-4 लाख में निपटा देंगे, पूरा मामला फिट हो जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं। और अच्छा, ये तो हो गई आपके काम की बात, आपके इंडस्ट्री मतलब कि जो आप कर रहे हैं उसकी बात। अब एक दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिस जगह से आते हैं ना, वहाँ पे इस चीज़ का एक्सेप्टेंस जो है लोगों में बड़ा कम है। तो मतलब अब जैसे कि यहाँ पे आपके भैया भी वहाँ पे कैमरे के उधर से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी हम लोग को आप कैमरा बात हो रहा था तो कह रहे थे कि विकास भाई यार मैं खुद नहीं समझ पा रहा था ये कर क्या रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है कि यार सही, मतलब कि सही कर रहा था। माता जी भी बोले कि मतलब कि लड़के को लेकर बड़ी चिंता लगी रहती थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा रिजल्ट और ये सारी चीज़ें। तो ये गोरखपुरियों के लिए, मतलब खासकर जो हिंदी भोजपुरी पट्टी के लोग हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है? ये देखिए, प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत चैलेंज कम हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब मैं थिएटर की बात करूँ तो अभी का सीन ये है कि अगर आप किसी से कहिए कि जैसे बहुत होता है, माँ बाप से पूछते हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है, पता नहीं क्या थिएटर कर रहा है। अच्छा, थिएटर तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? हाँ, थिएटर कर रहा है, लेकिन और क्या कर रहा है? तो वो कॉन्सेप्ट है, थिएटर का आइडिया नहीं है। या अगर आप कहते हैं कि एक्टिंग कर रहा है, तो हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन और क्या कर रहा है? ये मेरा दर्द और हाँ, सेम और बहुत एक्टर के साथ होता है शुरुआती दौर में। तो एक्टिंग फील्ड प्लस जो है ये मतलब कि हम जैसे पत्रकारों के लिए भी है। अभी कुछ मतलब अब तो नहीं लोग कहते हैं,
अब नहीं कहते हैं, अब जब लोग गाड़ी वगैरह घर वगैरह देखते हैं तो अब नहीं कहते हैं, लेकिन पहले लोग कहते थे कि पत्रकार है, अच्छा और क्या करता और है। क्या करती है? हाँ, ये तो यही मतलब सेम डर क्या कॉन्सेप्ट है था। और क्या मतलब शुरुआती दौर में ये भी था कि मैं अपने दोस्तों को बोला कि जैसे कुछ मेरे बचपन के दोस्त हैं तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो बाहरी जो कभी 2 साल या 3 साल पे मिलते हैं, तो कोई बीटेक कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा था, तो फिर वो पूछे क्या चल रहा है, मैंने बोला थिएटर चल रहा है। अच्छा, थिएटर ये क्या होता है? तो फिर उनको थिएटर भी बताना पड़ता है और फिर इसके जो फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटी है वो बतानी पड़ती है। तो ये लगे थोड़ा स्ट्रगल है, नो डाउट। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरी फैमिली शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत था तनाव कि क्या कर रहा, मतलब मैंने अपने क्या जीवन का रिजल्ट जो, निकलेगा, इससे क्या होगा? हाँ, अपने ऐसा जीवन का जो होता था। क्रीम समय होता है वो मैंने थिएटर को दे दिया। जब लोग कहते हैं कि ये फॉर्म भरो और ये फॉर्म सरकारी नौकरी के, तो मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए और मेरा मेन एम है ये थिएटर ही करके आगे जाना है। तो जब मैंने शुरू में बताया तो लोगों को लगा कि ठीक है, शौकिया कर रहा है, कुछ कर लेगा। पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक था तो लोगों को ये लगता था, लेकिन बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया। और आप जैसे लोग जब ऐसा संबल देते हैं, अब ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आप मेरे आवाज़ पे आए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि भैया इनका जो पुराना वाला, मैंने अभी ये बात भी कही कि जो पुराना वाला इंटरव्यू है वो और आज वाला, ये मैं सेव करके रखूंगा। भैया दिखाना पड़ जाएगा मैं ही इंटरव्यू लिया था, सेल्फी दे दो भाई किसी एयरपोर्ट पे आते जाते हुए। लेकिन बहुत उम्मीदें हैं आपसे दिव्य, अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप गोरखपुर और पूर्वांचल और खासकर उत्तर प्रदेश के और यूपी बिहार के तमाम लोगों के लिए ना एक किरण बन गए हैं कि कैसे कैसे, जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना ये बड़े घर वालों का काम है, तो जब आप जाएंगे ना, आपकी जिम्मेदारी अब मतलब कि आप समझ लीजिए करोड़ों लड़कों की उम्मीद बन गए हैं, तो आपको अब तो जाना ही जाना है, आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि ये वन वे रोड है, अब फिर टर्न रिटर्न नहीं ले सकते वापस क्योंकि नहीं आ इतना आगे चले गए हैं, तो फिर पीछे आने का गोरखपुर कोई के और कोई लड़के जो मतलब कि इस क्षेत्र में आपको लगता हो कि आगे जा रहे हैं आपके साथ के, और कितने लड़के हैं जो बेहतर कर रहे हैं? मेरे साथ 2 और लोगों का चयन हुआ है उसी FTI में। अच्छा, हाँ, अरे क्या बात मेरे है। साथ के मतलब गोरखपुर के ही हैं और बाकी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गोरखपुर में सीमित संसाधन हैं। जैसे हमारे पास प्रॉपर थिएटर रिहर्सल के लिए नहीं है, इसका एक दुख होता है कि बच्चों को भटकना पड़ता है। मैं कभी योगी जी का इंटरव्यू करूंगा तो ये बात बोलूंगा उनसे। हाँ, मतलब हमको गंभीरनाथ प्रेक्षागृह मिल गया है, लेकिन उसमें फिर ये है इशू कि बहुत महंगा है। आप रिहर्सल के लिए तो छोड़ दीजिए, शो के लिए भी लोग बुक करने के लिए उतने काबिल नहीं है कि शो के लिए बुक करने लाखों में है। तो एक जो थिएटर का आदमी है जो अपने पैसे से, गोरखपुर में मैं एक बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो अपने पैसे से कुछ लोग थिएटर करते हैं। हाँ, कुछ लोग कमा रहे हैं उससे, जीविकोपार्जन उनका चल रहा है तो ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक बात ये पहुँच पाए, तो एक सुविधाजनक चीज़ें कलाकारों को अगर वो प्रोवाइड करा पाएँ, तो हम जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो सपने भी देख रहे हैं, जैसा अभी आपने एक बात कही थी कि घर में लोग कहते हैं कि ये तो बड़े लोगों की बातें हैं जो पैसे वाले हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये थोड़े बहुत संसाधन मिल जाए हमें, तो हम नो डाउट, बहुत प्रतिभा है हमारे पूर्वांचल में, हमारे गोरखपुर में, और उन प्रतिभाओं को निखार के हम लोग भारत के स्तर पर क्या विश्व स्तर पर जा सकते हैं। तो योगी जी सब मिला जुला के देखिए, 2 चीज़ें होती हैं घर में, एक होता है नालायक लड़का और एक होता है लायक लड़का। तो वो जो लायक लड़का होता है वो सक्सेस से पहले नालायक लड़का होता है, लेकिन जब वो सक्सेस पा लेता है तो वो लायक लड़का हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो लड़का लायक हो जाता है ना, तो घर में मान जान बढ़ जाती है, और ये आपके घर का लड़का है। तो मुझे लगता है कि जो अभी इन्होंने डिमांड रखी है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप उस जगह पे हैं। चूँकि एक तारीफ वाली बात यह कि आपने बताया कि गंभीरनाथ प्रेक्षागृह योगी जी द्वारा बनवाया गया, ये इनके लिए और इनके क्षेत्र के जितने भी गोरखपुर के क्षेत्र के जो लड़के हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक छोटी सी उपलब्धि जो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभिनय के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वो अगर गोरखपुर के लड़कों को, पूर्वांचल के लड़कों को मिल जाए, क्योंकि पूर्वांचल का सेंटर एक तरह से गोरखपुर को माना जाता है, अगर गोरखपुर को मिल जाए तो पूर्वांचल के तमाम लड़के उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जैसे आज आपके द्वारा, मैं सीएम है तो मैं ये बात कहूँगा, मैं यहाँ पे राजनीति से इसको मत जोड़िएगा, आपके द्वारा जैसे गोरखपुर का नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में, लोग कहते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश का सीएम जो है वो गोरखपुर से आता है और पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, ठीक उसी तरह से ये लड़के भी
उस नाम को आगे बढ़ा पाएंगे, बस थोड़ी सी सुविधा चाहिए। हाँ, क्योंकि संघर्ष बहुत हो गया, कितना और मतलब इम्तिहान लिया जाएगा। अगर आप अगर ये बात उन तक पहुंच रही तो मगर अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट मतलब बेसिक संसाधन, थोड़े बहुत पैसे में अगर हमें रिहर्सल का प्लेस मिल जाएगा या ऐसी चीज़ें कि हम लोग जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फीस ना हो। नो डाउट जितना रख रखाव का खर्चा है सरकार गवर्नमेंट ले, लेकिन ऐसा ले कि एक मध्यम वर्ग, पता ना चले नमक की तरह। हाँ, आटे में नमक की तरह वैसा हो कि हम लोग एफोर्ड कर पाएँ उसको। वो अगर वैसा हो जाएगा तो फिर आप देखिए फिर हमारा गोरखपुर कहाँ से कहाँ पहुँचता है। खास करके कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में थोड़ा बहुत अभी पिछड़ा हुआ है मुझे लगता है। थिएटर हमारा बहुत रिच है लेकिन अभी पिछड़ा हो क्योंकि संसाधन नहीं है हमारे पास। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैंने थेस्पियन की बात की, तो थेस्पियन एक्टिंग इंजीनियरिंग जो संस्था बहुत है, ज़्यादा प्रभावित लग रहे हैं आप थेस्पियन हाँ, से। क्योंकि उसने ना मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया मेरे अंदर, जो यहाँ तक पहुँचा दिया, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ आप कह सकते हैं। मैं यहाँ हूँ तो कहीं ना कहीं उसके जो सचिव हैं, जो चीफ कह सकते हैं आप, उनका नाम है राघवेंद्र पति त्रिपाठी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे एक रंगाश्रम के ही सीनियर हैं आदित्य सिंह, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मदद की। मदद इन द सेंस की छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे किताबों की ज़रूरत पड़ी या कहीं, क्योंकि वो सीनियर थे, अगर मैं कहीं गलत होता था तो करेक्ट करते थे। और मैं थेस्पियन की बात करूँ तो हमारी संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अभी आप प्रेजेंट टाइम में, अभी मैं एक दीपचंद गुप्ता नाम का लड़का है, वो अभी BNA में इसी साल उसका चयन हुआ है और मेरा FTI हुआ है, मैं भी थेस्पियन से हूँ। और एक और लड़का था जिसका पिछले साल अखिलेश सिंह, उसका NHD बनारस में चयन हुआ था, उसके जो सचिव वो खुद NHD पास आउट हैं सिक्किम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस थेस्पियन अपना काम कर रहा है और बस उसको, जो बाकी कलाकार हैं जो ये सोचते हैं कि भैया, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी में काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें, क्योंकि एक ही दो संस्थाएं जो कंटिन्यूटी में काम करती हैं और उनके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि आप अगर उनके साथ जुड़ेंगे तो फिर बाहर नहीं काम कर सकते। तो फिर ये भी है कि एक जमा हुआ पानी में काई लग जाती है या कीचड़ लग जाता है, तो वही वाली बात है, अगर हम आपके साथ सिर्फ काम करेंगे तो फिर हम बाहरी लोगों को नहीं जान पाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर आप फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा है तो जो यहाँ के युवा कलाकार हैं वो घर पे जो कर सकते हैं वो करें। सबसे ज़्यादा पढ़ें, जैसा मैं वो बात सही बोला हूँ ना कि जो बड़े एक्टर हैं वो झूठा हैं, बार बार इंटरव्यू में कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी आपने ये ऑफ कैमरा बात की थी, मैं बताना चाहूँगा, अभी ऑफ कैमरा जस्ट थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि एक्टर्स कहते हैं कि मैं पढ़ने से भाग रहा था इसलिए मैं अभिनय में आ गया। तो बहुत ज़्यादा झूठे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, और फिर ये होता है कि जब अभिनय में आ गए तो फिर आपको जितना आप भाग रहे थे उससे आपको 10 गुना पढ़ना है, क्योंकि आपको अभी तक आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना था। आप बीटेक कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आप यहाँ आ गए अभिनय में, आपको सब पढ़ना है, आपको सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और हमारे भारत में क्या चल रहा है और कैसे उसको टैकल करना है। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन आपको ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपको अचानक से कोई ऐसा काम मिल गया, जो ऐसा कैरेक्टर मिल गया, हाँ, जो हाँ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या आप ISR या FR की आप कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उनका काम क्या होता है, तो बेसिकली आप कर पाएंगे। हाँ, और अगर आप यहाँ आएंगे हमने में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो मैं मतलब कि यह इंटरव्यू करने का मेरा जो उद्देश्य था, जो मकसद था, पहला मकसद मेरा ये था कि ये वाकई में पूर्वांचल के लिए गर्व का विषय है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए गर्व का विषय है, वो चाहे पूर्वांचल से आता हो फिर देश के किसी कोने से आता हो। दूसरा, इनसे बातचीत करने का जो मकसद था वो ये था कि जो परंपरागत करियर जिस तरफ हमारे हिंदी पट्टी के, भोजपुरी पट्टी के लोग बढ़ रहे हैं, उससे हटकर जब कोई रिस्क लेता है और काम करता है तो वो 90% चांस है कि आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बस लॉयल्टी होने चाहिए अपने काम के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनसाइड भारत टीवी से जुड़ने के लिए। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कि कुछ कहिए अपने बच्चे के बारे में। बहुत अच्छा लगा, मतलब आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का सहयोग है, भाई का सहयोग है कि भाई ये वहाँ तक पहुँच रहे हैं। मेहनत बहुत किया ये, कभी जाहिर नहीं होने दिया कि हम क्या कर रहे हैं। घरेलू काम भी करवाते के साथ ये पढ़ता गया, ये तो सोचने वाली बात है भाई।
के लिए मतलब कि एक तरह से माता जी के लिए एक सरप्राइज वाली बात है कि लड़का जो है अचानक से मतलब कि इतनी बड़ी उपलब्धि ये होता है किसी भी माँ बाप के लिए, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इनको पीछे नहीं हटने दिया हमने कहा जो तुम करना चाहो करो। इसमें भाइयों का भी सहयोग है भाई, सब लोगों ने आगे बढ़ाया इसको हौसला दिया कि चलो तुम जितना पढ़ोगे पढ़ाएंगे, जो करना चाहोगे करेंगे। चलिए इसकी खुशी तो की बात। बाकी जो है इस तरह के कोई भी मुद्दे, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ इस तरह की उपलब्धि है तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी हम इसी तरह से बड़ा गर्व से इस तरह का कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे कहेंगे, ऐसे ही बहुत से बच्चे निकले, अपनी माताओं का नाम रोशन करें, बहुत आगे बढ़ें, गोरखपुर का नाम रोशन हो भाई, एक समाज बने कि हाँ भाई बच्चे कुछ कर दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। बाकी आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष। जय हिंद।